नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और हमेशा की तरह हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार और प्रसार में लगी हुई हैं और एक बात जो इस बार देखने में नजर आ रही है वो है कि विकास और कल्याण पर एक डिबेट जारी है। विकास यानी कि डेवलपमेंट और कल्याण यानी कि वेलफेयर। सर, दिल्ली में 1993 में काफी लंबे अंतराल के इंतजार के बाद विधानसभा का गठन हुआ था और तब बीजेपी की सरकार बनी थी। मदन लाल खुराना पहले मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद फिर साहिब सिंह वर्मा आए, सुषमा स्वराज आई और फिर शीला दीक्षित का 15 साल का शासनकाल रहा और फिर 2013 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। विकास और कल्याण, ये दो शब्दों के सर अर्थ हम आपसे समझना चाहेंगे। दिल्ली में इसे किस रूप में देखा गया ये भी समझना चाहेंगे और इन तमाम सरकारों में इसे किस रूप में पेश किया गया, किस तरीके से सामने रखा गया, ये आज आपसे समझना चाहेंगे सर। थैंक यू अमित। 1993 में जब सरकार दिल्ली में बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली उन चुनिंदा प्रदेशों में था जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ डे वन से थी। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ यहाँ पर एक्टिव रही। इसके पीछे मूलतः कारण ये था कि दिल्ली के पॉपुलेशन 1947 के बाद बिल्कुल डबल हो गई थी और ये डबल इस कारण से हुई थी कि बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से जो विस्थापित हुए थे, शरणार्थी जो थे पश्चिमी पंजाब से, वो आए थे और दिल्ली में आकर के बसे थे। तो जो दिल्ली की राजनीति थी, उसके पहले दिल्ली की राजनीति ज्यादातर वैश्यों के द्वारा डोमिनेटेड थी। लेकिन जब पंजाबियों का आगमन हुआ दिल्ली में, तो फिर पंजाबियों का भी डोमिनेशन और इक्वल शेयरिंग का डोमिनेंट शेयरिंग दिल्ली के राजनीति में आ गई। और इसी की जो उपज थी उसमें दिल्ली में बीजेपी में काफी सारे पंजाबी नेता उभर करके सामने आए जी, जिसमें मदन लाल खुराना भी थे, जिसमें आपको विजय कुमार मल्होत्रा भी थे और जिसमें केदारनाथ साहनी भी थे। और एक सिंध प्रांत से भी नेता आए थे, वो भी दिल्ली के राजनीति में बहुत एक्टिव रहे। उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, 67 में जब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चुनाव हुआ तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट यानी कि स्पीकर। और जो चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर थे विजय कुमार मल्होत्रा बने थे, जो इक्विवेलेंट आज के टाइम में चीफ मिनिस्टर का था। खैर, इतिहास में ना जाते हुए, तो खुराना का एक लंबा इनिंग्स दिल्ली के राजनीति में रहा और खुराना इन सब में छोटे थे, यंगर थे सारे इन लीडर्स का जो नाम लिया, केदारनाथ साहनी और विजय कुमार मल्होत्रा। खुराना जी की खास बात ये रही कि खुराना जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर के ऊपर आए थे और वो पहले किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो चले गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि उस समय देश की सबसे नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी थी। और यहीं पर वो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में भी आए और यहाँ पर वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी जीते। तो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव जीतने के बाद वहाँ के जो कुलपति थे, उन्होंने उनको कहा कि आप दिल्ली जाइए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर एक साल आते हैं उद्घाटन करने के लिए नए स्टूडेंट्स यूनियन के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। नेहरू जी खुद इलाहाबाद के थे। तो खुराना जी नेहरू को इनवाइट करने के लिए दिल्ली आए और उन्होंने यहाँ पर नेहरू को कहा कि देखिए, ये आपको तो आमंत्रण जो है सो हमारे कुलपति की तरफ से, और मेरी सहमति भी है इसके साथ, लेकिन मैं आपकी सहमति चाहूंगा कि मैं किसी एक और व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ। तो नेहरू जी ने नाम पूछा उस व्यक्ति का, तो उन्होंने कहा मैं अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना चाहता हूँ। तो नेहरू जी एग्री कर गए। नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तों के बारे में तो आप जानते हैं कि नेहरू जी, वाजपेयी जी ऑपोजिशन में थे, लेकिन नेहरू जी उनको एक तरह से मेंटोर करते थे, काफी हद तक मेंटोर किया। उनको एक लाइकिंग थी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। तो इस तरह से खुराना
एक स्टूडेंट यूनियन से उठे हुए लीडर थे और बढ़िया संबंध बनाने वाले नेता थे और मधुर संबंधों के साथ अपनी बात मनवाने वाले नेता थे। उन्होंने एक सोचिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का लीडर, उसने देश के प्रधानमंत्री से बात मनवा लिया कि उस मंच पे वो विपक्ष के एक उभरते हुए नेता को भी जगह दे। और खैर नेहरू तो एक बड़े डेमोक्रेट थे ही, उन्होंने वो जगह दी भी। अब हम आगे चले तो जब खुराना लगातार दिल्ली के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे और विभिन्न पदों पे रहे, और क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक राजनेता के जीवन में एक वो समय आता है जब उसको वो अपॉर्चुनिटी आती है, जब उसको अगर वो ग्रैब कर ले तो वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। और ये मौका खुराना को मिला 1984 में, जो सिख दंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देहांत के बाद कांग्रेस के कुछ लीडरों के इसमें देख रेख में एक दंगा सिखों के खिलाफ दिल्ली में हुआ था। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कांग्रेस पार्टी के देख रेख में, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जिनका नाम आया, उनको सजा भी मिली, सज्जन कुमार जेल में भी है। उस समय खुराना ने पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जाते हुए सिखों का बड़ा रख रखाव किया। और खुराना पंजाबी थे, जिस इलाके में वो एक्टिव थे, मोती नगर का इलाका, कीर्ति नगर का इलाका, वो सिखों की बस्तियों से बिल्कुल लगा हुआ था। जो आपका तिलक नगर है, हरिनगर है, रजौरी गार्डन है, ये सिख बहुल इलाके हैं, इनसे लगा हुआ था। खुराना यहाँ बहुत एक्टिव रहे दंगों के दौरान और उन्होंने सिख परिवारों को काफी बीच बचाव किया। ये भी कहा जाता है कि आपको जो तब के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने खुराना जी को फोन किया था कि दंगों में कि भाई उनके कुछ रिश्तेदार के फंसे हुए हैं, उनके बचाव आप कीजिए। तो खुराना ने दंगों में तो बीच बचाव किया ही, उसके बाद इन्होंने सिख समुदाय को बड़ा संगठित किया और उनको रिलीफ दिलवाना, उनके मुकदमे लड़ना, ये सारी चीजें की। तो इसका देखिए उनको संगठन में कितने माहिर व्यक्ति थे। और इस तरह से वो आगे बढ़े और विभिन्न जो डिफरेंट आर्म्स थे वो क्या कहते हैं बीजेपी के, उनको किया। और खुराना के बारे में आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि खुराना हालांकि पंजाबी थे, पंजाबी लीडर के रूप में उनको देखा गया, लेकिन खुराना वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार दिल्ली में पनपते हुए पूर्वांचली वोट्स का पोटेंशियल देखा था। और 1993 में जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उन्होंने पूर्वांचल के नेता लाल बिहारी तिवारी को गोंडा सीट से टिकट दिया था, जो जीत करके आए। और 1993 में खुराना ने उनको अपने मंत्रिमंडल का सदस्य भी बनाया। बीजेपी पे आज ये एलिगेशन लगता है, ये लांछन लगता है कि वो पूर्वांचल के वोट्स का प्रोटेक्शन नहीं करती है और पूर्वांचल का सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन खुराना जैसे नेता ने वो पूर्वांचल के उस पोटेंशियल को तब देखा था, पूर्वांचल के। तो अब देखिए खुराना अपने आप में एज ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी बहुत सॉलिड आदमी थे। जी सत्ता में आए 1993 का जब चुनाव हुआ, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया और वो एक नेचुरल चॉइस थे। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष तो तब ओम प्रकाश कोहली थे, लेकिन खुराना ही पार्टी के फेस थे। और तब तक वो दिल्ली में 89 का चुनाव जीत चुके थे, साउथ दिल्ली सीट से वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। और वो एक बीजेपी के फेस के रूप में दिल्ली में स्थापित हो चुके थे बिल्कुल। और जब 93 में जब चुनाव हुआ उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया। खुराना एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने जो दिल्ली को बहुत पसंद करते थे, वो कहते भी थे मैं दिल्ली का पुजारी हूँ, दिल्ली मेरे लिए मंदिर में दिल्ली का पुजारी हूँ। और उन्होंने दिल्ली के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए एक रास्ता तय किया। और ऐसा नहीं था कि इसके पहले दिल्ली का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। जो कुछ कांग्रेस के नेता थे, हरकिशन लाल भगत, जो ट्रांस जमुना का डेवलपमेंट है और पहला जो ट्रांस जमुना का डेवलपमेंट है उसका तो सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है। लेकिन खैर खुराना ने जब आए तो उन्होंने तो उनके जो डिफरेंट विजन, और सबसे बड़ी बात थी कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ सेंटर से स्टेट की गवर्नमेंट बनी, उनको कुछ पावर्स दिए गए। उस समय सेंटर में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंशियल पावर्स का ट्रांसफर होना था। खुराना जी ने मनमोहन सिंह के साथ, और उनके खुराना जी के मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे जगदीश मुखी,
उनके साथ मिलकर के टैक्सेशन के पावर्स वगैरह वगैरह, कई पावर, जो डीटीसी का ट्रांसफर, फिर आपको क्या नाम है, दिल्ली विद्युत बोर्ड का, तब डेसू कहलाता था वो, दिल्ली सप्लाई यूनियन, इन सब का ट्रांसफर। तो खुराना एक्चुअली दिल्ली को बहुत स्मूथ पाथ पर लेकर के, बीजेपी को बहुत स्मूथ पाथ पर लेकर चल रहे थे। तब तक ये शगुफा उठ गया जो हवाला, जैन हवाला केस का। खुराना जी का नाम भी उसमें, एक डायरी में उनका नाम भी आ गया, खुराना जी का। बीजेपी के कई नेताओं ने, लालकृष्ण आडवाणी ने मिलकर के भी अपने पब्लिक पोजीशन को छोड़ा, और खुराना को भी पर भी दबाव डाला गया कि वो अपने पद को छोड़े। तब तक खुराना के खिलाफ एक डिसिडेंस स्टेट यूनिट में पनप भी रहा था, जिसके लीडर साहब सिंह वर्मा थे, और साहब सिंह वर्मा ने बड़ी तूल दी इस बात को, और काफी कहते ना, काफी आग में काफी पंखा हाँकने का काम किया, और खुराना को वो पद छोड़ना पड़ा। जैसे कि बीजेपी ने एक इन प्रिंसिपल स्टैंड लिया था कि जब तक हवाला केस में लोग क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक वो वापस पद पे नहीं आएंगे, और खुराना इस तरह से वो पार्टी के उनके प्रेशर में वो पद छोड़ा उन्होंने, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद साहब सिंह वर्मा आए। साहब सिंह वर्मा एक अलग प्रकृति के नेता थे, दिल्ली देहात से उनका संबंध था, और वो अपने देहाती जो उनका ताना बाना था उसका वो बड़ा डिस्प्ले करते थे। इसीलिए वो कहीं ना कहीं दिल्ली के राजनीति में, दिल्ली के गवर्नेंस में वो एक मिसफिट कैरेक्टर थे, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि तब तक दिल्ली बदल रही थी, दिल्ली का 90 का दौर, लिबरलाइजेशन हो चुका था, इकोनॉमी ओपन अप हो चुकी थी, विदेशों से आना जाना, आगमन, आईटी, इंडिया आईटी पावर बनने की तरफ पड़ा होता। तो उसमें अगर आप पंचायत की बात करें, चौपाल की बात करें, देहात की बात करें, इस तरह की चीजें करें, तो उसका बहुत लोगों के बीच में उसकी बहुत ज्यादा कोई मतलब कि ना, कोई इम्पैक्ट या इंप्रेशन नहीं बनता। अनफॉर्चुनेटली उनका गवर्नेंस भी बहुत वीक था। उनके समय में एक ड्रॉपसी का मामला हुआ, बहुत बड़ा मामला हुआ ड्रॉपसी का, जिसमें था कि वो जो सरसों तेल की जो सप्लाई हुई थी धारा, उसमें उससे काफी बच्चों की मृत्यु हो गई थी। पता लगा वो ड्रॉपसी बीमारी से मरे, और ड्रॉपसी इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक दूसरे सीड का ऑयल का मिलावट किया गया था, जिससे ये बीमारी फैली थी, और वह आदमी साहब सिंह जी का बहुत करीबी माना गया। फिर उसके बाद ककरोला में वो जहरीले पानी से लोग मर गए, क्योंकि जो जल बोर्ड का टैंकर गया था उसके अंदर मरा हुआ सांप मिला था। तो इस तरह से कई चीजें जो थी एडमिनिस्ट्रेशन के खराब होनी शुरू हुई, प्लस उनकी अपनी ड्रामेबाजियां थी पूरे। वो अपनी पंचायत लगा के बैठ जाते थे उसके अंदर, क्या नाम है, सेक्रेटेरिएट के अंदर, सचिवालय के अंदर। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो वो साइकिल पे चलना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में फिर ऑडिट का रिपोर्ट आया कि जितना पेट्रोल का दाम नहीं पड़ा, सरकार को उतना पैसा साइकिल खरीदने में चला गया। फिर उसके बाद वो तो, और फिर प्याज का मुद्दा उठ गया, और प्याज का जब मुद्दा उठा, तो प्याज का मुद्दा जब उठा तो हाहाकार मच गया बिल्कुल। तो इन्होंने उस मामले को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई क्या डॉक्टर नहीं प्याज खाने को कहा है क्या, प्याज खाना कौन सा सेहत के लिए जरूरी है। तो इस तरह से काफी विरोध और लोगों के बीच में एक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी होनी शुरू हो गई थी। इस बीच में खुराना जी के ऊपर से वो सारे केसेस खत्म हो गए। खुराना जी ने डिमांड करना शुरू किया कि हम वापस आना चाहते हैं, और तब तक शीला जी का उदय हो गया था कांग्रेस पार्टी में एज लीडर इन दिल्ली। वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुकी थी, और लोगों को ये लगा कि अगला चुनाव तो कांग्रेस जो है सो शीला दीक्षित के लीडरशिप में लड़ेगी, तो इनके पास साहब सिंह जैसे, वर्मा जैसे फेस को लेके जाना बहुत डेंजरस है। लेकिन साहब सिंह इस बात पर तैयार नहीं हुए कि वो मदन लाल खुराना को वापस आने दें। तो अल्टीमेटली फिर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट सुषमा स्वराज बनाई गई, और सुषमा स्वराज चीफ मिनिस्टर बन करके आई। सुषमा स्वराज के राजनीतिक जीवन का जो सबसे फॉरगेटेबल चैप्टर है, बिल्कुल भूलने योग्य चैप्टर जो है, वो है उनके दिल्ली का चीफ मिनिस्टरशिप का काल। कुल मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने वो चीफ मिनिस्टर रही, और उसमें तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि सुषमा जी के संभाले कुछ संभल नहीं पाया। सुषमा जी का अपना एक करिश्मा था, अपनी एक पहचान थी, सब कुछ था, लेकिन समय कहाँ था उनके पास, उन्हें समय नहीं मिला। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि क्रिकेट का मैं उदाहरण देता रहता हूं, हम इसको डीपीएल भी बुलाते हैं,
दिल्ली प्रोफेशनल लीग भी बुलाते हैं, कि सुषमा जी को ऐसा हुआ कि जैसे कि 8 बल्लेबाज आउट हो गए, अभी आखिरी में किसी को रन कोई बना नहीं बोर्ड पे, किसी को अपने 8वें नंबर के बल्लेबाज को भेजा कि भाई जाके कुछ करो, तुम रन मन बनाओ। उसने बल्ला उल्ला घुमाया, कुछ किया, कुछ कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और 1998 का चुनाव बीजेपी हार गई, और उसके बाद शीला दीक्षित का दौर शुरू। जी। और सर, शीला दीक्षित का दौर लंबा चला, 15 साल शीला दीक्षित जी का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, और काफी काम हुए। सर, आपने बहुत नजदीक से वो दौर देखा है, हम उसे भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, शीला जी जो थी वो बड़ी परिपक्व नेता थी। वो उनकी ट्रेनिंग जो थी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग थी। जो उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे, उनके ससुर जी थे उमाशंकर दीक्षित जी, जो कि होम मिनिस्टर थे इंदिरा जी के कैबिनेट में, नेहरू जी से भी जुड़े हुए थे। और शीला जी की शादी भी थी विनोद दीक्षित, जो कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे यूपी काडर के, और वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे चौधरी चरण सिंह वगैरह के, तो उन्होंने प्रशासन को बहुत करीब से देखा था। शीला जी दिल्ली वाली थी, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो दिल्ली की थी, और वो दिल्ली में ही उनकी विनोद दीक्षित से मुलाकात भी हुई, शादी भी हुई। फिर उसके बाद वो उसके बाद जब इनके बाल बच्चे को जब बड़े होने लगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने की बात आई, तो वो फिर दिल्ली में ही रहती थी। फिर 85-84 का चुनाव जीत गई वो, कन्नौज से चुनाव जीती, जीत करके दिल्ली आई, और दिल्ली में राजीव गांधी के कैबिनेट में, राजीव गांधी के मिनिस्ट्री में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में, मंत्रिमंडल में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ बनी, जिससे कि उनको बहुत जबरदस्त एक्सपोजर प्रशासन का मिला, बहुत जबरदस्त एक्सपोजर। और तो इसीलिए 1998 में जब शीला जी को लाया गया दिल्ली में, तो ऐसा नहीं था कि वो कोई दिल्ली से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। हालांकि अखबारों ने समय खबर वगैरह चला दी थी कि शीला हु दीक्षित और कौल, वो शीला कौल तो नहीं है कहीं, लेकिन शीला जी ऐसी अनभिज्ञ नहीं थी दिल्ली से। और उनके बाल बच्चों दिल्ली में पले बड़े थे, उनके बाल बच्चों की जो जनरेशन थी उससे वो बहुत हिली मिली हुई थी, उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत हिली मिली हुई थी। और जो एज ए टेस्ट केस जब उनको चुनाव लड़वाया गया 1998 का, जब चुनाव लड़वाया गया लाल बिहारी तिवारी के खिलाफ, ईस्ट दिल्ली का चुनाव, और तो बहुत कम मार्जिन से, उस समय 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज दिल्ली में थी। आप समझ चाहिए कितनी बड़ी पार्लियामेंट्री सीट रही होगी वो, और वहां पर मात्र वो 50,000 से ही कम वोट से लाल बिहारी तिवारी से वो चुनाव हारी थी। तब लोगों को विश्वास हो गया। तब तक सोनिया गांधी भी राजनीति में एक्टिव हो रही थी, सोनिया गांधी अपनी टीम बनानी थी उनको, तब उनको, और दिल्ली में जो तब तक क्या कहते हैं, हरकिशन लाल भगत का अस्त हो चुका था राजनीति में, जगदीश टाइटलर को एक लिमिटेड से दायरे में थे। तो शीला जी उस समय बिल्कुल सही समय पर दिल्ली की राजनीति में आई, और एक मैसिव मेजॉरिटी लेकर के जब वो जीत करके आई, तो उन्होंने ये गांठ बांधी कि उन्हें दिल्ली को अच्छा करना है, और दिल्ली का के लिए उनका एक विजन था। और वो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो खुराना जी का वो बहुत आदर करती थी, और खुराना जी का जो विजन डॉक्यूमेंट जो था दिल्ली के लिए, जिसमें कि परिवहन के बारे में भी चीजें थी, उसको लेकर के वो आगे चली भी। और शुरुआत में जो दिल्ली बीजेपी के टाइम में जितनी परियोजनाएं जो बनाई गई थी, और लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उनका मानना ये था कि जब हम परेशान, जब देखिए सरकार में जब कोई परियोजना बनती है, तो उसके प्लानिंग में, उसके फाइनेंसिंग वगैरह में काफी टाइम लग जाता है। उन्होंने कहा जब तक हमारी योजनाएं बनेंगी तब तक तो ये योजनाएं बनी हुई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, इनको इम्प्लीमेंट करती है। तो डे वन से उन्होंने डेवलपमेंट में एक मोमेंटम डाला। उनका डेवलपमेंट का विजन भी बहुत अच्छा था। वो सड़कें और फ्लाईओवर्स और तमाम, ये तो बेकार की बातें करते हैं कि हमने उनके टाइम में नंबर पे स्कूल्स बहुत सारे बढ़ गए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल, लेकिन इनरोलमेंट कितना गिर गया स्कूल्स में, देखिए। उनके टाइम में गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोलमेंट्स बहुत बड़े, नंबर ऑफ स्कूल्स बने, कच्चे स्कूलों को पक्का किया गया, नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत बड़े। सारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस थे, उन सारे कॉलेजेस को परमानेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए गए।
इन 12 13 कॉलेज में परमानेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए, कई अस्पताल खोले गए, सुपर स्पेशलिटी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिर दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट फॉर बायलरी डिजीजेस। तो कई सारे उन्होंने ये किया, और उनकी एक खास बात ये थी कि वो वातावरण, जलवायु को लेकर के भी चिंतित रहती थी, और तमाम ऑपोजिशन के बावजूद, तमाम स्ट्रॉन्ग लॉबीज के विरोध के बावजूद, वो दिल्ली से उन्होंने डीजल बसों को बाहर किया और उनके जगह पर सीएनजी बसेस लेकर के आई, और ऑटो रिक्शास को भी सीएनजी पे कन्वर्ट किया, और दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो डीजल और पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ। और उस वक्त तो पराली का इशू दिल्ली में नहीं था, उस वक्त जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन का इशू था दिल्ली के अंदर, उसको काफी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर दिया। और वो दिल्ली में काफी चीजों में ग्रीनरी दिल्ली की बढ़ी, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था। और वो एक डेमोक्रेट थी, लोगों के पास, लोगों के बीच में एक्सेसिबल थी, और ब्यूरोक्रेट से काम कराना जानती थी। कभी भी वो ब्यूरोक्रेट्स को ये नहीं मानती थी कि ये तो उसका करीबी है या तो उसका करीबी है। जो एस रघुनाथन जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो तो जब बीजेपी की सरकार थी उसके भी बड़े अच्छे अफसर माने जाते थे, तो उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, आगे चल करके चीफ सेक्रेटरी बनाया। शक्ति सिन्हा जो अटल जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो हट गए वापस, वो जब स्टेट कार्डर में वापस लौट करके आए दिल्ली कार्डर में, तो उनको उन्होंने फाइनेंस और पावर सेक्रेटरी बनाया। उस वक्त मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने इस व्यक्ति को, जो अटल जी का व्यक्ति है, बीजेपी का व्यक्ति है, कैसे बना दिया। उन्होंने कहा कि जब अटल जी के साथ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा होगा तो कितने ब्यूरोक्रेट्स को इसने वहां एक्सेस दिलवाया होगा, अप्लाइज किया। आज वो ब्यूरोक्रेट्स वहां पर हैं, तो मैं जो इसका गुडविल और नेटवर्क इसको क्यों ना इस्तेमाल करूं। तो ये उनकी सोच थी, ब्रॉड माइंडेड लीडर। और ऑपोजिशन को भी वो, मतलब ऑपोजिशन के को भी वो काफी हद तक साथ लेकर के चलती, और मीडिया के साथ एक्सेसिबल थी, क्रिटिसिज्म को राइट स्पिरिट में लेती थी। और हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ चीजें नहीं हुई, काफी चीजें हुई, काफी उनके ऊपर क्वेश्चंस उठे, लेकिन लार्जली उन सब चीजों से वो उनको क्लीन चिट मिलता गया और वो बाहर निकलती गई। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स जिसके नाम पर वो पूरा ये प्रोपेगेंडा हुआ कि वो करप्शन का ये हो गया, शीला जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो 2013 में जो दिल्ली में जो खासकर कॉमनवेल्थ गेम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ करके गई है, दिल्ली आज उसी पे सरवाइव कर रही है। उस पे एक भी ईंट इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं जोड़ा है। और इनका पूरा फोकस, जो आप कल्याण शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, कल्याणकारी योजनाएं क्या है, ये मुफ्तखोरी की योजनाएं ये आदमी चलाते हैं, और वोटों को एक लीगलाइज तरीके से ये घूस दे करके खरीदते हैं। मैं तो यही कहूँ। जी, शीला दीक्षित जी के बाद फिर 2013 में अरविंद केजरीवाल का उदय होता है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, और अन्ना आंदोलन के घोड़े पर सवार होकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आती है, और भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, और एक लोकपाल आएंगे और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत जबरदस्त मुहिम चलती। लगता है कि वाकई देश की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। नतीजा ये होता है कि जनता इन पर विश्वास करती है, और 2013 में इनको अच्छी ठीक ठाक सीटें मिल जाती हैं, कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना लेते हैं। और फिर 2015 में जब दोबारा चुनाव होते हैं तो बिल्कुल जबरदस्त मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी सरकार में आती है। 70 में 67 सीटें उसको मिलती हैं। विपक्ष को एक जुमला भी चला कि विपक्ष जो है वो एक ऑटो में सवार होकर आ सकता है। तो एक इतनी बड़ी मेजोरिटी जिस मुख्यमंत्री को मिले, उसका कार्यकाल कैसा रहा सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो दिल है वो कभी भी दिल्ली को गवर्न करने में नहीं था। अरविंद केजरीवाल का जो दिल है, उनका मन जो है, वो पार्टी जो उनकी आम आदमी पार्टी है उसके फैलाव में था। अरविंद केजरीवाल हैज ऑलवेज एंजॉयड हिज रोल एज द लीडर, सुप्रीम लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी। और अगर आप अरविंद केजरीवाल का अटेंडेंस रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली सेक्रेटेरिएट जो है वहां पर भी उनका बहुत मिनिमल प्रेजेंस, जाना आना होता।
वो सारा कार्य अपने घर से इसलिए करते रहे हैं क्योंकि जहां तक वो राजनीतिक कार्य करते हैं और वो प्रशासन का कार्य कुछ करते नहीं, और प्रशासकों से उनके कोई संबंध भी नहीं रहे। चीफ सेक्रेटरी तक को पिटवा दिया उन्होंने अपने घर पे बुला करके, ये कहानी भी आपको पता है। दिल्ली असेंबली को उन्होंने बंद कर दिया। हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था कि पिछले 5 साल में मात्र 74 दिन दिल्ली असेंबली बैठी। बिल्कुल 5 साल में मात्र 74 दिन दिल्ली असेंबली बैठी। जो 10 बिल पास किए पिछले 5 साल में, 5 बिल तो उनके अपने तनख्वाह के इंक्रीमेंट के बिल थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, और वो तो एक तो मोदी जी का खौफ जो माइनॉरिटीज के बीच में, उसमें वो कामयाब रहे उस खौफ को क्रिएट करने में, और दूसरा वो जो ये मुफ्तखोरी की योजनाएं जो हैं, फ्रीबीज जिसको कहते हैं, वो जो एक लालच है वोटर के अंदर, जो लालच है, और दिल्ली में जो गरीबी बढ़ी है, दिल्ली में जो पिछले 10 साल में जो गरीबी बढ़ी है, दिल्ली में जैसे मैंने पहले भी कई बार प्रोग्रामों में कहा कि 60% यहाँ का वोटर ऐसा है जो कि ऐसे परिवार से आता है जिसका मंथली इनकम 50,000 से ऊपर नहीं है। तो ऐसे परिवार में अगर 2,000 रुपए का बिजली का, और इस बार तो केजरीवाल खुल के धमकी दे रहे हैं कि तुमने बीजेपी को वोट दिया तो 4,000 रुपए महीने तुम्हें आ रहे गाने बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने वोटर की उस मानसिकता पे खेला, और खेल करके वो लगातार 2 चुनाव जीते हैं। और वो करप्शन का मुद्दा तो 2015 में ही खत्म हो गया। जो लोग उनके साथ थे, जो फेसेस थे उनके पार्टी के, सब बाहर हो चुके। स्टेज पे अन्ना हजारे होते थे, वो तो बाहर ही हो गए। किरण बेदी होती थी, वो बाहर ही हो गई। कुमार विश्वास होते थे, बाहर ही हो गए। आशुतोष करके पत्रकार थे, वो बाहर हो गए। जितने लोग थे, एडमिरल साहब थे, नौसेना अध्यक्ष एल रामदास, वो बाहर हो गए। एक संतोष हेगड़े जज साहब थे, वो बाहर हो गए। जेएनयू के प्रोफेसर थे आनंद कुमार, वो बाहर हो गए। इन चेहरों को देख करके लोगों ने उनको पहली बार वोट दिया था। तो वो सब तो जो एक डिफरेंस पॉलिटिक्स, पीपुल्स पॉलिटिक्स की जो बात थी, वो सब तो कब का धरा रह गया। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है, उसमें 58% ऐसे कैंडिडेट्स अरविंद केजरीवाल की पार्टी के। ये अरविंद केजरीवाल का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के इसमें है। तो चलिए, एक भाग्य का चक्र चलता है। दिल्ली ने एक विकास का एक हाई टाइम देखा 20 वर्षों तक, अब पिछले 10 वर्षों से वो मुफ्तखोरी का हाई टाइम देख रही है। विकास तो बिल्कुल सफर किया है, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, वायु में प्रदूषण है, नाले सड़कों पर बह रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज तो है ही है विकास। और अरविंद केजरीवाल कोई खास क्लेम भी नहीं करते। डीटीसी की बसें टूट फूट के खत्म हो गई। डीटीसी का मेट्रो अपने जो कैपेसिटी आज होनी चाहिए थी विजन में, उसके 50% पे चल रही है। तो विकास का कोई कार्य नहीं किया। लेकिन उन्होंने कल्याण के नाम पे जो मुफ्तखोरी का जो उन्होंने योजनाएं चलाई, उससे उनकी पार्टी परिष्कृत होती रही है। वोटर उन्हें परिष्कृत करते रहे, और देखें इस चुनाव में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। फ्रीबीज की स्थिति यह है कि अब तो हर पार्टी जो है वो एक से बढ़कर एक फ्रीबीज की योजनाएं लेकर के आ रही हैं। सर चलिए, आज आपने दिल्ली विधानसभा का जो एक दौर रहा 1993 से लेकर आज तक, बीजेपी की सरकार के बाद फिर कांग्रेस की सरकार और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, उस पूरे दौर को आपने करीब से देखा और आपने काफी डिटेल जानकारी दी कि किस वक्त कैसे हालात रहे, विकास किस रास्ते से किस तरीके से होकर आगे बढ़ा, और अब किस तरह से फ्रीबीज के नाम पर दिल्ली की जनता लगातार अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही है। अब देखें इन चुनावों का क्या नतीजा आता है, उससे काफी तस्वीर और साफ होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज इतनी जानकारी आपने दी हमें, और आपका जो अनुभव था, आपने इस पूरे दौर को बीइंग ए पत्रकार, बीइंग ए रिपोर्टर आपने देखा था नजदीक से, तो वो सब अंदर की बहुत सारी बातें आपने बताई जो शायद कहीं अखबारों में, किताबों में नहीं मिलेंगी, जो आपने अपने जिनके आप बिल्कुल। वैसे मेरी एक किताब है दिल्ली पॉलिटिकल फ्रॉम 1947 टू 2013, वो जरूर दर्शकों को दिखा दें। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी जानकारियां उसमें है तो बिल्कुल हम सब उसे पढ़ना चाहेंगे सर। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।